Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS. I welcome you to this Indian Polity series of 2000 MCQs. This is going to be test number 44. As you know कि 800 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सभी वीडियोस में हम लोग अराउंड 20 क्वेश्चंस उठाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में दिस इज गोइंग टू बी 44th वीडियो। इस टेम्पलेट से आप सभी लोग वाकिफ हो गए, तो इस वीडियो को, इस टेम्पलेट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कैन बी हेल्ड answerable to which of the following? So three things has been given, although a crude answer from Indian polity, pure Indian polity can be only Lok Sabha, but यहाँ आप लोग देख सकते हो कि बट वहाँ गवर्नमेंट नहीं पूछेगा, है ना, वहाँ आपको पूछेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। आपकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि ओनली लोकसभा, बट देयर अगर उतना प्योर जाना होगा तो द स्टेटमेंट वुड बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू, बट यहाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू हायर जुडिशरी एज वेल। पॉलिसी मेकिंग में भी आप लोग देख रहे होंगे आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा है। इन एक्शन अगर गवर्नमेंट करती है कोरोना के टाइम्स में तो हायर जुडिशरी टू द लोकसभा एज वेल एंड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एट लार्ज इन द लास्ट एज वेल। सो तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तीनों को आंसरेबल है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Indian Parliament, yielding the floor means member of that house raising the topic other than those, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। The speaker of the Lok Sabha can ask member of the house to stop speaking and let another member speak, तो yes, this can be the meaning of yielding the floor, but इसको भी पढ़ते हैं सस्पेंडिंग द हाउस विद, नहीं, इसका कोई yielding the floor का ये मतलब नहीं है। द फर्स्ट स्पीच ऑफ अ मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन, नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है। सो सेकेंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, वेयर अ मेंबर कैन बी आस्क्ड कि हे मेंबर, यू हैव कंप्लीटेड योर टाइम, राइट, यू प्लीज सिट डाउन सो दैट द अदर मेंबर हु हैज बीन अलॉटेड टाइम ही और शी कुड स्पीक, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द टैक्सेशन पावर मेंशन इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोज्ड बाय स्टेट or any authority within the state, तो yes, that is correct. The corporation or the companies created by the central government are immune from the state taxation, so नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत है। अगर कॉरपोरेशन, कोई PSUs वगैरह हैं, कोई मिनी रत्ना कंपनीज हैं, तो वो अगर किसी स्टेट में लोकेटेड है, डज नॉट मैटर कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी अगर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैट्यूट से अगर बनाए गए हैं, इवन इन दैट केस यू विल नोटिस कि म्यूनसिपैलिटीज को जनरली राइट देती है स्टेट लेजिस्लेचर that they could tax their property, ठीक है। तो this is incorrect, this is correct, हमें correct बताना है and hence A, that is one only, is going to be the right answer. The 42nd Constitutional Amendment Act of 90 transferred which of the following subject to the concurrent list from the state list, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि भाई मैडम गांधी ने 42nd Constitutional Amendment से बहुत सारे आइटम्स जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था ताकि सेंटर भी जो है पार हो जाए उन सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट। तो एजुकेशन यस, फॉरेस्ट यस, वेट एंड मेजर्स यस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स यस। सो इन सभी आइटम्स को जो है, जो कि स्टेट लिस्ट में थे, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था एंड हेंस डी इज द राइट आंसर। इन द इंडियन पॉलिटी सोवरेनिटी अल्टीमेटली लाइज विद, सो सोवरेनिटी अल्टीमेटली लाइज विद द people of India, right? Preamble में क्या है? All the powers are driven from people of India, ठीक है। Next question, with reference to the precedent rule imposed on a state, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट बताना है। इट कैन बी इम्पोज्ड विदाउट रिटन रिकमेंडेशन, इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नर, नहीं, इट कैन बी इम्पोज्ड इवन इफ गवर्नर डज नॉट राइट MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इफ फील्स देयर इज सफिशिएंट रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन स्टेट में हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट मशीनरी है वो नहीं चल सकती, तो MHA अपने इंडिपेंडेंट असेसमेंट के बेसिस पे भी 356 का इंपोजिशन कर सकती। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अ स्टेट इमरजेंसी डज नॉट अफेक्ट एनी फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन दैट आर रिसाइडिंग, तो ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स का नेशनल इमरजेंसी में पिक्चर में आता है, स्टेट इमरजेंसी में नहीं। सो 2 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। 7th शेड्यूल डील्स विद वैलिडिकेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, नहीं। यूनियन स्टेट एंड यस, बिल्कुल करेक्ट,
B is the right answer. Consider the following statement with reference to the cabinet committees. They are extra constitutional. बिल्कुल. All cabinet committees are ad hoc. नहीं, बहुत सारी cabinet committee जो है वो standing भी होती है, permanent भी होती है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए बनाई. All the cabinet committees are headed by the prime minister. नहीं, ये भी गलत है. One only is the correct statement. Correct ही पूछा है, hence A is going to be the right answer. Which of the following best describes private members bill? A bill introduced by a member other than the ruling party. नहीं, private member bill कौन introduce, मतलब कौन introduce करता है private member bill? Generally private member bill can be introduced even by a person who is belonging, even by a MP who is belonging to the ruling party, but he or she is not a minister. ठीक है. सब bill introduced in the parliament without no. A bill introduced by member other than a minister. बिल्कुल सही. Does not matter even if he or she is from ruling party. If he or she is not a minister, right? Then any bill introduced by that person, irrespective of party, will be described as private member bill. Hence D is the right answer. Next question. Consider the following statement about National Foundation for Communal Harmony. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत के ट्रेडिशनल, बट ये इंडियन पॉलिटी का गवर्नेंस का आपका पार्ट है. इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी सेटअप इन 1992 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री. बिल्कुल सही है. इट एम्स एट प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी, फ्रेटर्निटी एंड नेशनल. बिल्कुल सही. करेक्ट बताना है. बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट एंड हेंस डी सी इज द राइट answer. Consider the following statement. Representation of Peoples Act 1951 which provides for qualification of voter, preparation of electoral roll, delimitation of the constituency, allocation of seats. तो ये बिल्कुल गलत है. एक्चुअली 1950 इसके साथ डील करता है. ठीक है. और 1950 वाले में आपके 1951 जो डील करता है RPA 90 वो दिया हो, तो इंटरचेंज कर दिया गया है. करेक्ट हमसे पूछा गया तो दोनों इनकरेक्ट है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इन दोनों RPA 1951 जिस चीज के साथ डील करता है वो इसमें डाल दिया गया और 1950 जिसके साथ डील करता है वो इस ऑप्शन में डाल दिया गया एंड हेंस डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नॉट करेक्ट हमें बताना. द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लाइन टू ऑफर एडवाइस ऑन एनी मैटर. नहीं भाई, डिक्लाइन नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट. इट्स इनकरेक्ट. द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. ये भी आपका गलत है. नॉट करेक्ट बताना है एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. द स्टेटस of legislative council, that is upper house of the that of the legislative assembly of the state in which of the कौन कौन से मैटर्स में बराबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर. अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस. बिल्कुल इन दोनों में इक्वल है. कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द. बिल्कुल इन दोनों में भी दोनों बॉडीज. पासिंग लेजिस्लेशन इन द फाइनेंशियल मैटर. नहीं, इनमें मनी बिल वगैरह के साथ जब डील कर रही तो अपर हाउस की पावर्स जो है वो लिमिटेड है. सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर. सो यस, दैट इज करेक्ट. चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकते हैं. सो 1, 2, 4 इज द राइट आंसर एंड हेंस डी इज द right answer. Which of the following elections are held with the provision of secret ballot in the parliament and legislative assembly? Election of office of vice president, president, yes, secret method से होता है. Election of members of राज्य सभा, ये एक्चुअली ओपन बैलेट से होता है. जो MLAs हैं उनको दिखाना पड़ता है अपने पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वोट कर डालने से पहले. ठीक है, उनको दिखाना. तो सीक्रेट बैलेट का सवाल नहीं पैदा होता. वोटिंग ऑन पासेज ऑफ बिल इन द हाउस, तो ये सीक्रेट बैलेट के मेथड से हो सकता है. ठीक है. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सो ये सीक्रेट. सो 1, 2, 4 एक्चुअली वुड बी द आंसर एंड 1, 2, 4 ए फ्रॉम माई असेसमेंट वुड बी द राइट आंसर. डी 3 को भी लिया हुआ है. वोटिंग ऑन द पासेज ऑफ द बिल 1, 2, 4 नहीं 1, 3, 4 एक्चुअली मेरे हिसाब से होगा एंड 1, 3, 4 इज नॉट इन द आंसर. इलेक्शन टू द मेंबर, आंसर यहाँ 2 को भी. इलेक्शन टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट, इनको भी नहीं. इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा सीक्रेट बैलेट से नहीं, एक्चुअली ओपन बैलेट से होता है. ठीक है. सो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया तो ये डिजाइंड क्वेश्चन इनकरेक्ट है. 1, 3, 4 शुड बी द आंसर एंड 1, 3, 4 ऑप्शंस में नहीं है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू any political party does not get disqualified from being a member of
द हाउस, ठीक है। इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, तो इस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हमें नोट वाला बताना जिस केस में डिस्क्वालीफाई, अगर 6 में एक बार नॉमिनेट हो गए, आप इंडिपेंडेंट थे, स्वपन दास गुप्ता जो है, ठीक है, उनको रिजाइन वेस्ट बंगाल वाले इलेक्शन में क्यों करना पड़ा है, बिकॉज वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। तो 6 महीने के बाद अगर आप करते हो, आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर हो, 6 महीने के बाद अगर पार्टी विदिन 6 महीने अगर ज्वाइन कर लेते हो तो नो इश्यूज, बट आफ्टर 6 मंथ्स इफ यू इंटेंड टू ज्वाइन देन योर मेंबरशिप विल